प्रिय विद्यार्थियों, पिछले क्लास में हम लोगों ने गंगा नदी के बारे में अध्ययन किया। अब हम गंगा नदी के सहायक नदियों के बारे में अध्ययन प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। सबसे प्रमुख सहायक नदी है यमुना नदी। सर्वप्रथम हम इस यमुना नदी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसका उद्गम, यमुना नदी का उद्गम ठीक गंगोत्री, जहाँ गंगा निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तर में स्थित बंदरपूछ नामक स्थान से होता है। एक यमुनोत्री ग्लेशियर है। ग्लेशियर को हिंदी में हिमनद भी कहा जाता है। आप जानने के लिए लिख सकते हैं हिमनद। हिमनद अर्थात एक पूरा बर्फ का जखीरा कर सकते हैं, जहाँ बर्फ जमा होता है। यहीं से यमुना नदी की उत्पत्ति होती है। यहाँ से होता है। यमुना नदी प्रारंभ में उत्तराखंड में बहती है। उत्तराखंड के बाद से इसकी कुछ हिस्सा जो है कुछ समय के लिए, बहुत कम समय के लिए, ये हिमाचल प्रदेश में बहती है। उसके बाद एक हरियाणा में ताजेवाला जगह है, वहाँ से ताजेवाला से ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है। यमुनोत्री से लेकर, अर्थात उत्तराखंड से लेकर और यहाँ मथुरा तक ये दक्षिण दिशा में बहती है। फिर मथुरा से ये इसकी दिशा गंगा के समानांतर पूर्व दक्षिण की ओर हो जाती है और उत्तर प्रदेश में, दिल्ली उत्तर प्रदेश को सिंचित करती हुई इलाहाबाद के पास एक गंगा में मिल जाती है। इसके बारे में कुछ फैक्ट है। इसकी सबसे पहले इसकी सहायक नदियों के बारे में जानते हैं। यमुना की तो प्रमुख सहायक नदियां हैं इसकी चंबल, काली नदी, फिर बेतवा व केन। ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं चंबल, फिर काली नदी, बेतवा और केन। मैं इस शॉर्ट में ही कर देता हूँ। और केन, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं और ये सहायक नदियाँ इसके दाहिने तट पे आकर मिलती है। क्योंकि यहाँ पर दाहिने और बायां तट भी समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, नदी जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी का बहाव क्षेत्र आप देखिए इस दिशा में है। अगर इस दिशा में होगा तो इसका दाहिना तट कौन सा हो जाएगा? ये वाला दाहिना तट हो जाएगा, ऐसे आप रखेंगे तो। और ये इसका बायां तट हो जाएगा। तो अगर पूछ लिया जाए कभी एग्जाम में कि जमुना किस तट पे गंगा से मिलती है, तो ये इसके दाहिने तट पे मिलती है। इसी तरह से यमुना की सहायक नदियाँ सब इसके दाहिने तट पे मिलती है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी और भी सहायक नदियाँ हैं जो यमुना में मिलती है, बाएं तट पे मिलती है। जैसे हिंडन हो गया, आपका यूपी में बहती है हिंडन। सेंगर नदी हो गया, फिर एक बरुणा नदी है। ये सब नदियाँ बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं। अगर नाम याद रखे तो ठीक है, अगर हिंडन कभी पूछ लिया, नहीं तो कोई बहुत याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसको। ये सब इधर से इसके दाहिने तट पे ये नदियाँ मिलती हैं। कभी कभी एग्जाम में भले पूछ ले कि गंगा की कौन सी सहायक नदी इसके दाहिने तट पे मिलती है, तो याद रखिएगा हिंडन, सेंगर, बरुणा। इसकी सहायक नदियों में सबसे इम्पोर्टेंट नदी है आपका चंबल। थोड़ा चंबल के बारे में भी यहाँ अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, चंबल नदी, इसकी सबसे पहले उत्पत्ति जानते हैं। इसकी उत्पत्ति ऐसे आप थोड़ी सी इसको बड़ा कर लीजिए, ऐसे। इसकी उत्पत्ति
महू नामक स्थान से होता है। महू जो एमपी में एक डिस्ट्रिक्ट है, महू डिस्ट्रिक्ट, वहीं से इसकी उत्पत्ति होता है। सबसे पहले मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद से राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश राज्य में ये बहती है। राजस्थान में बूंदी, कोटा, सवाई माधोसिंह होते हुए ये बहती है। इस पर कुछ प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कोटा सागर, कोटा सागर परियोजना। ये कहाँ चलाया जा रहा है? जैसे आपको जैसे पता है कोटा राजस्थान का शहर है, तो राजस्थान में चलाया जा रहा होगा, ये राजस्थान में चलाया जा रहा है। फिर कोटा सागर के बाद से राणा प्रताप सागर परियोजना, ये भी अगर पूछ लिया जाए ये किस राज्य का है, तो राणा प्रताप, वही महाराणा प्रताप, ये किस राज्य से संबंधित थे? राजस्थान से संबंधित थे, तो ये भी राजस्थान का होगा। फिर राणा प्रताप के बाद जवाहर सागर परियोजना, जवाहर सागर आपका एमपी का परियोजना है, ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद जवाहर सागर के बाद गांधी सागर परियोजना, ये भी एमपी का है। तो ध्यान याद कर लीजिएगा। ऐसे कोटा से सिंपल है, कोटा और राणा प्रताप ये दोनों राजस्थान के हैं। जवाहर सागर और गांधी सागर ये एमपी में, ये इस पे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। ये मूलतः ये सिंचाई परियोजना ही है, यहाँ से नहरें निकाली गई हैं और कुछ डैम भी बनाए गए हैं। तो ये चंबल नदी हो गया। और चंबल नदी की कुछ चारित्रिक विशेषताएं होती हैं, जैसे ये अपने बीड़ों के लिए जानी जाती है। यहाँ पर लैंड इरिगेशन ज़्यादा होता है, नलिकाओं का, जब भूमि के अंदर नलिकाओं का यहाँ पर निर्माण ज़्यादा होता है इसके बेसिन में, ठीक। तो ये इसके चंबल नदी। इसके अलावा काली है, बेतवा है, केन है, इसके बारे में बहुत डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, नहीं मिलता भी है कहीं। केन नदी के बारे में जान लीजिए। केन नदी के ही किनारे चित्रकूट शहर बसा हुआ है। इसका प्राचीन नाम, इसका कभी प्राचीन नाम पूछ ले तो कर्णवती था, याद रखिएगा, कर्णवती। तो ये हम लोगों ने जो है यमुना नदी के बारे में अध्ययन किया। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यहाँ इलाहाबाद के पास ये गंगा में अंतिम रूप से समाहित हो जाती है। ये गंगा की सहायक नदियों में, उसकी ट्रिब्यूटरी में सबसे लंबी सहायक नदी है। अब नेक्स्ट नदी पे आते हैं, गंगा की सहायक नदियों पर। यमुना के बाद यमुना हो गया। यमुना के बाद आते हैं, नेक्स्ट है रामगंगा। हम लोग यहाँ से चलते हैं, एक साइड से ही चलते हैं। रामगंगा, ये आपका रामगंगा है, लिख सकते हैं रामगंगा। देखिए बहुत बड़ी नदी तो नहीं है, लेकिन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि ये सीधे आकर गंगा में मिलती है। और इस नदी को लेकर एक दो और फैक्ट हैं, अभी हम बताते हैं। सबसे पहले रामगंगा की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। तो रामगंगा की उत्पत्ति गढ़वाल गैरिसन के पास गढ़वाल हिमालय से होता है। इसकी उत्पत्ति होता है गढ़वाल हिमालय से, जो गैरिसन के पास स्थित है। गैरिसन के पास से इसकी उत्पत्ति होता है रामगंगा की। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में बहती है और अंततः यहाँ कन्नौज के पास आकर गंगा नदी में मिल जाती है। ये गंगा नदी में के बाएं तट पर मिलने वाली सबसे उत्तर की पहली नदी है, सबसे पश्चिम की पहली नदी है रामगंगा नदी। इसके बारे में एक और फैक्ट है, रामगंगा नदी पर कालागढ़ परियोजना चलाया जा रहा है, बांध बनाया गया है, कालागढ़ बांध, याद रखिएगा, कालागढ़ बांध बनाया गया है। इसके अलावा इसी रामगंगा के किनारे भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा
कि जिम कॉर्बेट को कब नेशनल पार्क घोषित किया गया था? आप लोग सर्च करके बताइएगा जिम कॉर्बेट के बारे में, अगर और कोई आप लोग को जानकारी मिले तो याद रखिएगा इसी रामगंगा नदी के किनारे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। यूँ तो कर सकते हैं जैसे बुक्स में तो यही लिखता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से एक रामगंगा नदी बहती है। और कौन सा बांध बनाया गया है? कालागढ़ बांध। तो ये रामगंगा हो गया। रामगंगा के बाद नेक्स्ट इसके ट्रिब्यूटरी पे आते हैं गोमती नदी। बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है इसके बारे में। नेक्स्ट है गोमती। देखिए गोमती नदी गंगा की सहायक नदी में एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी उत्पत्ति किसी पर्वत या पहाड़ियों से नहीं, एक मैदानी भाग से होता है। यहाँ पर पीलीभीत के पास, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत के पास एक झील है, वहीं से जो है इसकी उत्पत्ति होता है गोमती का। और ये मैदानी भागों से में बहती है और अंततः आकर जो है लखनऊ गाजीपुर के पास ये गंगा में मिल जाती है। लखनऊ शहर इसके किनारे स्थित है। तो गोमती नदी, इसकी कोई ऐसी सहायक नदी नहीं है जिसके बारे में कुछ बताया जाए। गोमती नदी के बाद से आइए नेक्स्ट गंगा की ट्रिब्यूटरी है घाघरा नदी। घाघरा नदी, इसके बारे में कुछ फैक्ट है महत्वपूर्ण घाघरा नदी के बारे में। सबसे पहले उत्पत्ति, तो देखिए घाघरा नदी की उत्पत्ति यहाँ पर उत्तरी हिमालय में, उत्तरी नेपाल में यहाँ पर उत्तरी नेपाल में मानधेता, कार्लो मानधेता चोटी के पास मापुचो चुंगा नामक ग्लेशियर से होता है। मापुचो चुंगो, मुंगो सॉरी चुंगो ही है। मापुचो चुंगो ग्लेशियर से इसकी उत्पत्ति होता है। थोड़ा नाम टेढ़ा है। ये पश्चिमी नेपाल में पड़ता है और सबसे उत्तरी हिस्से में पड़ता है नेपाल के। यहाँ से इसकी उत्पत्ति होता है घाघरा नदी का। सबसे पहले ये नेपाल में बहती है। नेपाल में इसको कर्णाली नाम से याद किया जाना जाता है। यहाँ पर इसका नाम होता है कर्णाली। याद रखें नेपाल में इसको कर्णाली कहा जाता है। जैसे ही वो नदी आगे बढ़ती है, यहाँ पर उत्तरी उत्तर प्रदेश में, यहाँ इस हिस्से में इसका नाम हो जाता है घाघरा। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते ही इसका नाम हो जाता है घाघरा नदी। फिर इसके बाद से जैसे ही अवध क्षेत्र में आती है तो अवध क्षेत्र में इसका नाम हो जाता है सरयू, जिसके किनारे अयोध्या शहर स्थित है या फैजाबाद शहर स्थित है। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाता है सरयू। तो ये घाघरा है जिसकी उत्पत्ति मापुचो चुंगो ग्लेशियर से होती है मानधेता चोटी के पास। नेपाल में इसका नाम कर्णाली होता है। फिर आकर यहाँ पर इसका नाम हो जाता है, उत्तर प्रदेश में घाघरा नाम से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में इसका नाम सरयू हो जाता है। अंततः ये छापरा के पास आकर ये गंगा में मिल जाती है। यहाँ पर इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, इसके बारे में जान लीजिए। इसकी प्रमुख सहायक नदी है शारदा नदी, जिस पर शारदा नहर परियोजना चलाई जा रही है। राप्ती नदी, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं घाघरा नदी के। नेक्स्ट इसके सहायक नदियों के बारे में आते हैं। नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी है गंडक नदी। नेक्स्ट है गंडक। देखिए गंडक की उत्पत्ति कहाँ से होती है? उद्गम इसका भी उद्गम यहाँ पर नेपाल से ही होता है। आप इस तरह से बना सकते हैं, ये ऐसे आती है। यहाँ पर नेपाल में
इधर धौलाधर श्रेणी और माउंट एवरेस्ट, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, और इधर है धौलाधर श्रेणी, धौलाधर चोटी, और माउंट एवरेस्ट चोटी के बीचों बीच से इसकी नेपाल हिमालय से इसकी उत्पत्ति होती है। सबसे पहले नेपाल में ये दो शाखाओं में बहती है, एक काली गंडक और प्लस दूसरा त्रिशूल गंडक, त्रिशूल गंडक, ये दो शाखाओं में बहती है नेपाल में। फिर ये जब दोनों शाखाएं एक साथ आती हैं तो इसका नाम हो जाता है शालिग्राम। तो फिर ये शालिग्राम के नाम से जानी जाती है, शालिग्राम, अर्थात यहाँ तक कुछ दूरी तक ये शालिग्राम के नाम से जानी जाती है। फिर इसका नाम जैसे ही दक्षिण नेपाल में प्रवेश करती आती है, प्रवेश करती है, तो इसका नाम हो जाता है नारायणी, नारायणी। अंतिम रूप से यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में मैदानी भागों में प्रवेश करती है, और जैसे ही भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है गंडक, गंडक। फिर बिहार उत्तर प्रदेश में बहती हुई अंततः यहाँ पर दानापुर के पास, पटना में दानापुर के पास ये गंगा में मिल जाती है। एक गंडक है, गंडक के बारे में कुछ और फैक्ट जान लीजिए। इस पे एक गंडक परियोजना चलाई जा रही है, और गंडक परियोजना चलाई जा रही है जो यूपी, बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कभी एग्जाम में पूछे, खासकर स्टेट एग्जाम में कभी पूछ सकता है, तो आप लोग ये बात याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल की यह एक संयुक्त परियोजना है। ठीक, अब नेक्स्ट इसके ट्रिब्यूटरी पर आते हैं। गंडक हो गया, गंडक के बाद से नेक्स्ट है कोसी नदी। कोसी नदी, कोसी नदी के बारे में देखते हैं। देखिए, कोसी नदी की उद्गम भी जो है ये भी नेपाल हिमालय से ही होता है। यहाँ पर नेपाल हिमालय में होता है और सीधे दक्षिण की तरफ आती है। यहाँ से नेपाल हिमालय है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। मैं ये नाम लिख देता हूँ, ये गंडक हो गया, ये हो गया कोसी। सर्वप्रथम ये जब इसका उद्गम होता है तो ये 7 धाराओं में बहती है, ऐसे ऐसे 7 धाराओं में बहती है, फिर आकर एक धारा बनता है। इसी को सप्तकोशी कहा जाता है। इसी धाराओं को जो है सप्तकोशी कहा जाता है, जिसका अलग अलग नाम है। दूध कोशी, अरुण कोशी, तप्त कोशी, और भी बहुत सारे नाम हैं, या नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये पहले 7 धाराओं में बहती है, फिर एक जब धारा बनता है, जब एक साथ आती है तब इसका नाम पर होता है कोसी। ये सबसे पहले नेपाल के पर्वतीय भागों में बहती है, इसके बाद से ये अंततः बिहार में प्रवेश करती है। ये नदी अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। ये लगातार अपने मार्ग परिवर्तन करती रहती है, जिसके कारण कोसी नदी जिस क्षेत्र में बहती है वहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। इसके कुछ सहायक है, सहायक नदियों के बारे में हम जान लेते हैं। कोसी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? अरुण, सून और तुमन इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा इस पर एक बांध भी बनाया गया है, अनुमान बांध परियोजना या अनुमान बैराज, एक बांध बनाया गया है। याद रखिएगा, कभी पूछ लें किस नदी पे है, तो ये कोसी नदी पे है। कोसी नदी के बाद नेक्स्ट आते हैं इसकी ट्रिब्यूटरी पर, ये है
महानंदा नदी, ये महानंदा नदी, ये सर ये यहाँ से निकलती है, ये ऐसे आती है। ये इस दिशा में बहती है, महानंदा। अब नेक्स्ट इसकी ट्रिब्यूटरी है महानंदा नदी, इसके बारे में कुछ जान लीजिए। सबसे पहले उद्गम इसका दार्जिलिंग हिमालय से होता है, दार्जिलिंग हिमालय से इसकी उद्गम होता है। इसके अलावा महानंदा नदी बाएं और गंगा की सहायक नदियों में, बाएं और मिलने वाली सहायक नदियों में सबसे पूर्व में मिलने वाली नदी है महानंदा नदी। बस इसके बारे में यही फैक्ट मिलता है, इसकी उत्पत्ति, और सबसे पूर्व में उसकी सहायक नदियों में मिलती है गंगा नदी, ये महानंदा नदी। अब नेक्स्ट एक और इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो यहाँ से प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है, क्या नाम है इसका? सोन नदी। गंगा में मिलने वाली एकमात्र ऐसी इसकी सहायक नदी जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है, यहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। यहीं पर अमरकंटक का पठार है जो छत्तीसगढ़ और एमपी में पड़ता है। इसी अमरकंटक के पठार से सोन नदी निकलती है, फिर एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में बहती हुई पटना के पास जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे इसकी प्रमुख सहायक नदी है रिहंद नदी, उत्तरी कोयल नदी, इत्यादि इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रिहंद नदी है। रिहंद नदी जो उत्तर प्रदेश और एमपी में बहती है, रिहंद नदी, इस पे गोविंद सागर बांध, याद रखिएगा रिहंद नदी पर, मैं इसी के नीचे लिख रहा हूँ, गोविंद सागर बांध तथा रिहंद परियोजना चलाई जा रही है, रिहंद परियोजना चलाई जा रही है। तो ये सोन नदी है। कभी अगर प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ ले कि गंगा की कौन सी ऐसी सहायक नदी है जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है, तो वो है सोन नदी। अब एक दो और छोटी छोटी नदियां हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे एक हुगली की सहायक नदी है दामोदर नदी। ये हुगली की सहायक नदी है दामोदर नदी, ये रांची के पठार से निकलती है। यहीं पर रांची का पठार है, यहाँ से निकलती है। ये सबसे पहले झारखंड में, फिर पश्चिम बंगाल में बहती हुई यहाँ फुल्टा के पास, कलकत्ता से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण, फुल्टा के पास यह अंतिम रूप से आकर, मैंने बताया था गंगा की ही एक शाखा है हुगली में मिल जाती है। इस दामोदर नदी के बारे में कुछ फैक्ट है, आप लोग यहाँ पर उसको देख लीजिए कौन कौन से हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहले मैदानी भागों में बहने वाली एकमात्र नदी जो भ्रंश घाटी में बहती है, आपसे एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए, भ्रंश घाटी में बहती है, पहला। दूसरा, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना या बहुउद्देशीय परियोजना कह सकते हैं, डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन परियोजना, इसी नदी पर चलाई गई थी। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में सर्च करके बताइएगा कि डीवीसी परियोजना कब प्रारंभ किया गया था। ये मैं बता दूं कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है डीवीसी परियोजना, एक दामोदर नदी पर चलाया गया था। इस परियोजना के पहले इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता था दामोदर नदी को, क्योंकि ये भी बंगाल में बहुत ज़्यादा बाढ़ लाती थी।
इसके पानी काफ़ी फैलते थे, लेकिन जब से ये डीवीसी परियोजना चलाई गई है तब से ये नदी कंट्रोल में रहती है। इसके अलावा अधिकतर कोयला नगर यानी कोयला उद्योग कर सकते हैं, कोयला उद्योग इसी नदी के किनारे स्थित है। कोयला उद्योग इसी नदी किनारे स्थित है। इसे काला सोना नदी भी कहा जाता है, सोना नदी भी कहा जाता है। इस पे कुछ परियोजना चलाई जा रही है, जैसे तिलैया, मैथन, पंचेत इत्यादि। इस पे कुछ, ये परियोजना का नाम है तिलैया, मैथन, पंचेत। ठीक, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे बोकारो है एक नदी, सिटी का नाम है बोकारो, बराकर, ये सब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो अगर याद करना है तो कर रख लीजिएगा, नहीं तो कोई बहुत जानने की जरूरत नहीं, इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो ये गंगा और उसकी सहायक नदियां हैं। तो ये आप लोग का आज का यही क्लास ओवर हुआ। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, थैंक यू।